हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारा पार्ट 2 होगा छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। आज हम लोग देखने वाले हैं महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं। ये सिलेबस में सीधी भर्ती की बात करें तो 40 अंकों का जो है आपका पूछा जाएगा इस पार्ट से, और परिसीमित सीधी भर्ती की बात करें तो 120 अंकों का जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण। इससे पहले महिला एवं बाल विकास संबंधित उद्देश्य, दायित्व, ये सब देखे थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पार्ट 1 निकल चुका है, क्लास 1। ये क्लास 2 है हमारा दोस्तों। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिए अगर आप महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ये जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखिए, आज हम देखेंगे सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो सीधे सीधे टॉपिक पर चलते हैं, और टॉपिक में देखते हैं हम कि बच्चों के विकास से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम। अब देखिए, इसके अंतर्गत देखेंगे सबसे पहले सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण। तो देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। तो हमें तैयारी कैसे करनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखिएगा। हमें तैयारी कैसे करनी है, बहुत सारे आपके यहाँ देखने को मिलेगा इसमें, लेकिन हम तैयारी कैसे करें इसकी रणनीति के साथ हम चलेंगे, और IMP ट्रिक भी आप करते चलिएगा। तो चलिए, आप कहते हैं कि पूरा सर कंप्लीट करा दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद जो है हमारा मैथ से कभी जल्द ही वीडियो आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 से समेकित बाल विकास सेवाएँ आरंभ कर आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई। तो देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई, उससे पहले समेकित बाल विकास सेवाएं जो है आरंभ कर। तो ये कब किया गया? समेकित बाल विकास सेवाएं 2 अक्टूबर 1975। आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975। तो ध्यान रखिएगा, ये समेकित बाल विकास जो सेवाएं हैं इसे आरंभ करके आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका यही से बनता है। दूसरी बात ये है कि यह केंद्र सहायित योजना है। तो ये इंपॉर्टेंट आप नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों, अंडरलाइन करते चलिए। यह केंद्र सहायित योजना है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि यह योजना है, तो उसमें केंद्र सहायित, राज्य सहायित, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो केंद्र सहायित योजना है, मतलब केंद्र से सहायता प्राप्त योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो उद्देश्य है उसे आगे हम देखेंगे। तो यहाँ चलिए देखते हैं हम। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो उद्देश्य है इसका, ये इसमें देखते हैं बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। तो देखिए, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक नींव बच्चों का, ये ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा आपको। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उद्देश्य है आपका 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। ये कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, इस चैप्टर से पूछा भी गया है इस पॉइंट से, तो ध्यान रखिएगा, ये दूसरा है। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना। तो देखिए, इसका जो उद्देश्य है, इसमें 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में पोषण और स्थिति में सुधार तो करता ही है, साथ ही साथ स्कूल छोड़ने की जो प्रवृत्ति होती है बच्चों की, उसमें कमी लाने का भी इसका उद्देश्य है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरी बातें हैं कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और कुपोषण, रुग्णता, ये भी, इसमें भी कमी लाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। तो ये भी इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना। तो देखिए, सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य और विकास संबंधी जो आवश्यकता है, आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाता है। तो ध्यान रखिएगा, दो चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण क्षमता, दूसरी माताओं की क्षमता को बढ़ाना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये भी इसका क्या है, उद्देश्य के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका, और इससे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हितग्राहियों को निम्नलिखित 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। तो देखिए, जो उद्देश्य है
उसकी प्राप्ति हेतु जो हितग्राही होते हैं, ये हितग्राहियों को 6 सेवाएं प्रदान की जाती है और ये 6 सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पुराने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ये आप बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आने की भी संभावना बन जाती है। देखिए, टीकाकरण का जो सेवा है, मतलब टीकाकरण जो सेवा है, ये हितग्राहियों को क्या क्या लाभ मिलता है, तो यहाँ देखिए, गर्भवती महिलाएं एवं 0 से 6 आयु वर्ष तक के बच्चे, ये टीकाकरण के हितग्राही कौन कौन हैं, तो गर्भवती महिलाएं ये हितग्राही में आता है और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे टीकाकरण के लिए ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य जांच में गर्भवती महिलाएं आती हैं, धात्री माताएं आती हैं और 0 से 6 आयु तक के बच्चे आते हैं। तो देखिए, दोनों में है, गर्भवती महिलाएं दोनों में है, 0 से 6 आयु तक के बच्चे इसमें भी है स्वास्थ्य जांच में। एक चीज़ और नया जुड़ा है, धात्री माताएं, इसे ध्यान रखिएगा। जब स्वास्थ्य जांच होता है तो धात्री माताएं और आ जाती हैं, ऐसे ट्रिक लगा के याद करिएगा। नेक्स्ट है संदर्भ सेवाएं। 0 से 6 वर्ष तक की आयु के गंभीर जो कुपोषित बच्चे होते हैं वो आएंगे संदर्भ सेवा में। निःशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे, मतलब जितने भी निःशक्त, जोखिम, बीमार, ये सब जो आएगा, शिशुवती माताएं, गर्भवती महिलाएं, ऐसे याद रखिएगा, तो वो संदर्भ सेवाएं के अंतर्गत आ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप वहाँ पे, जो कुपोषित हैं, निःशक्त हैं, जो कमज़ोर हैं, कुल मिला के। तो कुपोषित एक तरह से कमज़ोर ही है, निःशक्त एक तरह से कमज़ोर है, तो इस तरह से याद रखेंगे, ये संदर्भ सेवाओं के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं पूरक पोषण आहार। तो पूरक पोषण आहार में हितग्राही कौन कौन रहते हैं, किनको किनको इसका लाभ मिलता है, तो गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं। तो देखिए, गर्भवती महिलाएं भी आती हैं पूरक पोषण आहार में, क्योंकि इनको विटामिन प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है उस समय, और शिशुवती माताओं को भी इसकी आवश्यकता होती है। 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे हैं ये शामिल होते हैं पूरक पोषण आहार में। ध्यान रखिएगा, 6 माह से, 0 से नहीं। पूरक पोषण आहार किनको दिया जाता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 6 माह का, ऐसे याद रखेंगे, और 6 वर्ष तक ही चलता है, ये ध्यान रखिएगा। बस पूरक पोषण में 6 माह हो जाएगा, बाकी में 0 से 6 रहेगा। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का देखिए, तो इसमें 15 से 45 साल की जो महिलाएं हैं ये आती हैं, गर्भवती महिलाएं भी आती हैं, धात्री माताएं भी आती हैं, और किशोरी बालिकाएं, ये नया चीज़ है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ उम्र बढ़ चुका है 15 से 45। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, चूँकि शिक्षा जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है 15 से 45 आ जाएगा, ऐसे ट्रिक लगाइएगा। ये केवल ट्रिक है, आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, आप जैसा भी ट्रिक लगा सकते हैं। गर्भवती महिलाएं तो लगभग सभी में, धात्री माताएं, ये महिलाएं, और किशोरी बालिकाएं नया आया है इसमें। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, ये 3 वर्ष, देखिए शाला पूर्व मतलब वो पहली पढ़ने से पहले 3 से 6 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चे इसमें शामिल होते हैं। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा उनको जो है मिलता है आंगनबाड़ी केंद्रों से। तो चलिए आगे देखते हैं, और अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, उनको दिए जा रहे जो मानदेय है या अन्य सुविधाएं जो दिया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। IMP टिक कर लीजिए। जो चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसे मिस नहीं करिएगा। मैं शुरू में ही बोला हूँ, कंटिन्यू पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में। यहाँ देखिए दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अब देखिए आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, इनको भारत शासन द्वारा 2700 रुपये, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो अलग आपको याद रखना है। राज्य शासन द्वारा 3800, टोटल 6500 की राशि प्रदान की जाती है। अब देखिए, ये आंगनबाड़ी जो सहायिका होता है, इनको 1350 रुपये भारत शासन से और 1900 राज्य शासन से, टोटल 3250 इनको दिया जाता है। नेक्स्ट है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो 2100 रुपये इनको भारत शासन से और राज्य शासन से 2400, टोटल 4500 रुपये इनको दिया जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बन सकते हैं, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिगर में सबसे ज़्यादा आपका सहायिका का है, सॉरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का है, फिर उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का है, फिर उसके बाद है आपका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, फिर है सहायिका का। अब चलिए, यूनिफॉर्म भी इनको दिया जाता है। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को जो मानदेय दिया जा रहा है और उनको सुविधाएं हैं, ये पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका रीड है, इसको तो आपको याद करके चलना ही पड़ेगा। तो अच्छे से सुनते जाइएगा और नोट डाउन भी करते चलिएगा। 2 यूनिफॉर्म प्रति वर्ष
दिया जाता है इनको। 2 यूनिफॉर्म के लिए 500 रुपये प्रति नग के मान से इनको 500 रुपये दिया जाता है प्रति नग। 2 यूनिफॉर्म मतलब 1000 रुपये। अगर मान लीजिए मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु उपरांत राशि जो है 50,000 रुपये मिलता है इनको। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति पर उपादान या सहायता, जैसे सेवानिवृत्ति हो जाते हैं तो इनको जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 50,000 रुपये और सहायिका को 25,000 रुपये दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 25,000 सहायिका को आधा दिया जाता है और 50,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाता है। तो देखिए मृत्यु उपरांत भी 50,000 दिया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, और अगर वो सेवानिवृत्ति होती है मतलब रिटायर हो जाती हैं तब भी उनको 50,000 दिया जाता है। केवल आंगनबाड़ी सहायिका को यहाँ पर जब वो क्या करती हैं सेवानिवृत्त होती हैं तब उनको 25,000 इनका आधा दिया जाता है। अब चलिए देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पर्यवेक्षक पद पर परिसीमित सीधी भर्ती का अवसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाली जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के 50% पदों पर परिसीमित सीधी भर्ती का अवसर प्रदान किया जाता है। देखिए एक सीधी भर्ती है, एक परिसीमित सीधी भर्ती है। तो ये परिसीमित सीधी जो भर्ती होता है आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए 50% जो पद है वो आरक्षित रखा जाता है, परिसीमित सीधी भर्ती का अवसर दिया जाता है इनको। तो देखिए दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन का अवसर। तो देखिए आंगनबाड़ी सहायिका को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयन का अवसर मिलता है। कैसे मिलता है? 10 वर्ष की सेवा अगर सहायिका पूर्ण कर ली है तो 25% पद आरक्षित होंगे। अन्य हेतु 1 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर अनुभव का 6 अंक दिया जाता है। अन्य हेतु जो है अगर मान लो 1 वर्ष का अनुभव उन्होंने पूर्ण कर लिया है तो 6 अंक प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि 10 वर्ष की अवधि अगर कोई सहायिका पूर्ण कर लेती है तो 25% पर पद आरक्षित होगा। किनके लिए? जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं इनको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए 25% पद आरक्षित होगा, या फिर अन्य रूप में 1 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करते हैं तो चयन के समय इनको 6 अंक प्रदान किया जाएगा। ये है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जनसंख्या मापदंडों के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति के मापदंड। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, आप IMP टिक कर लीजिए दोस्तों। जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है उसे भी हम देखते चलेंगे। 400 से 800 जनसंख्या पर ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र। तो देखिए जनसंख्या मापदंडों के अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की जो स्वीकृति का मापदंड है ये क्या है? तो देखिए 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा। 800 से 1600 पर ये केवल डबल है, जस्ट 800 से 1600 जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, और 1600 से 2400 जब जनसंख्या हो जाएगा तो उस पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा। तो ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब देखिए ग्रामीण शहरी परियोजनाओं में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कैसा होगा? तो देखिए 150 से अगर 400 जनसंख्या है उस पर 1 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होगा। आगे देखते हैं आदिवासी क्षेत्र के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अच्छे से IMP टिक कर लीजिए, और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में। ये जो पढ़ रहे मानदंड ये पूछा जा चुका है, तो अच्छे से आपको सभी को याद करना है। यहाँ देखिए आदिवासी क्षेत्र कह रहे हैं आप, आदिवासी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र या दुर्गम क्षेत्र में अगर मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र है तब की स्थिति में 300 से 800 जनसंख्या पर 1 आंगनबाड़ी केंद्र होगा। और आदिवासी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र के लिए ही 150 से 300 जनसंख्या पर 1 मिनी आंगनबाड़ी होगा। देखिए 2 बातें बन रही हैं यहाँ पर। 300 से 800 अगर जनसंख्या है तो 1 आंगनबाड़ी केंद्र होगा अगर आदिवासी क्षेत्र या पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र है तब। सेम कंडीशन यहाँ भी है, आदिवासी पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में 150 से 300 जनसंख्या है अगर तो 1 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होगा। तो इस तरह से ये तो याद हो गया दोस्तों आपको। आगे देखते हैं हम लोग कि वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं और कितना पद स्वीकृत है। तो आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्थिति क्या है नवंबर 2022 की स्थिति में देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिए जिले वाइज तो ये पूछेगा नहीं, ये आपको याद नहीं करना है, डेटा एक एक डेटा याद आपको नहीं करना है। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र, संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या। देखिए स्वीकृत कितना है, जैसे 1861 है उदाहरण के लिए, और संचालित कितना है तो 1861। इसे याद नहीं करना है, केवल आप एक बार देख लीजिए, फिर क्या याद करना है ये आगे मैं चर्चा करूँगा।
स्वीकृत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र 123 है और संचालित कितने हैं? स्वीकृत 123 तो हो चुका है लेकिन संचालित 120 है। अब चलिए टोटल देख लेते हैं। यहाँ पे स्वीकृत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये डेटा आपको ज़्यादा याद होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। 46,660 स्वीकृत है ये आंगनबाड़ी केंद्र और ये संचालित आंगनबाड़ी केंद्र। यहाँ स्वीकृत मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ये वाला जो कॉलम है मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, स्वीकृत 5,814 और संचालित कितना है? तो 5,654, मतलब स्वीकृत ज़्यादा है, यहाँ आप देख सकते हैं 5,814, लेकिन संचालित की बात करें तो 5,654 है। तो कुल मिलाकर के जो है स्वीकृत पद ज़्यादा है लेकिन संचालित कम है। तो इस तरह से ये डेटा पूछा जा सकता है। ये चारों डेटा, ये वाला फिगर, ये वाला चारों डेटा आपको याद रखना है। हो सके आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है कोई इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छे से अध्ययन करिए, डीप अध्ययन करिए, सबको अच्छे से पढ़ते चलिए। आप सभी को शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा और मैं लगातार आपका वीडियो प्रोवाइड कराते रहूँगा। जब भी आप पढ़ते हैं, एक चीज़ मेरा आपसे सलाह है, आप पूरा पढ़ा कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारियों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।